एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी पढ़ लिया था क्या हम लोगों ने? माइक्रोस्कोप तक ही किया। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पढ़ते हैं सब। देखो क्या होता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। टेलीस्कोप बेसिकली क्या होता है? टेलीस्कोप जो है, इट इज यूज्ड टू व्यू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। दूर दराज के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइक सेलेस्टियल बॉडीज, स्टार्स, मून्स, प्लैनेट्स, उनको देखने के काम आते हैं क्या? टेलीस्कोप्स। और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो है वो सबसे पुराना टेलीस्कोप है। उसमें क्या होता है? उसमें बेसिकली दो लेंसेज होते हैं। वन इज eyepiece, which is placed very close to the eye. Other is objective। दोनों ही कन्वर्जिंग टाइप के लेंस होते हैं। अब देखो, क्योंकि बहुत दूर से रेज आ रही होती हैं, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि वो पैरेलल आ रही होंगी। और जैसे कोई ये बहुत दूर जो है, वो कुछ पर्टिकुलर हाइट का ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है, तो उसके टॉप मोस्ट पॉइंट से जो रेज लेंस पे आकर के गिर रही होंगी, वो कुछ ऐसे आकर के गिर रही। एक और पैरेलल रे को मैं इस तरह से इंसिडेंट होता हुआ शो कर सकता। अब यहाँ क्योंकि ये पैरेलल रेज है, तो ये इमेज कहाँ पे बनाएंगे बच्चों? जो ऑब्जेक्टिव का फोकस है वहीं पर इमेज बनाएंगे। और वो जो रे जो ऑप्टिकल सेंटर की तरफ जा रही थी, वो तो सीधी निकल जाएगी, ये वाली रे, है ना। ये जो नीचे वाली रे है, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर की तरफ जा रही थी, वो सीधी निकल जाएगी। दूसरी वाली रे इस तरह से रिफ्रैक्ट होगी कि ये दोनों फोकल प्लेन में ही आप एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। और ये जो डिस्टेंस आएगी वो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव के बराबर आएगी। इमेज की हाइट कुछ h डैश मिलेगी। अब क्या होगा? इस इमेज की इमेज हम बनवाएंगे आईपीस से। और वो इमेज ऑब्वियसली हम बनवाना चाहेंगे कैसी? वर्चुअल इमेज ही बनवाना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो फिर से आ गई है आंख। तो क्या है, आंख के सामने इमेज बननी चाहिए, तो इससे इमेज बनवाई जाएगी कुछ इस तरह से इमेज बने। ये फाइनल इमेज। अब देखो, ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे रखा हुआ था, है ना। ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से रखा हुआ था। तो ये जो एंगल है, इस एंगल को हम बोलते हैं अल्फा। जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट आंख पे एंगल सबटेंड करता, अगर टेलीस्कोप नहीं होता तो ये सारी की सारी रे एज इट इज पैरेलल चलती हुई आंख पे इंसिडेंट होती। तो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट से आने वाली रे आंख पे एंगल सबटेंड कर रही है अल्फा।
और अल्फा को हम अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं एच डैश डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। और फाइनली जो इमेज है ये आंख पे कितना एंगल सबटेंड कर रही है, ये आंख पे एंगल सबटेंड कर रही है बीटा। और ये वाली जो डिस्टेंस है इसको ये एच डैश आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो इसको मॉड यू ई लिख देते हैं। और बीटा की वैल्यू हो जाएगी एच डैश अपॉन मॉड यू। इसका मतलब मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप को अगर मैं डिफाइन करने जाऊं तो वो क्या होगा बेटे, वो होगा एच डैश डिवाइडेड बाय मॉड यू ई डिवाइडेड बाय एच डैश डिवाइडेड बाय एफ, यानी कि एफ ओ डिवाइडेड बाय मॉड यू। ये मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप होगी। और क्योंकि देखो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी इन्वर्टेड इमेज ही बनाता है, तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस एफ ओ बाई मॉड यू। और जो लेंथ ऑफ ट्यूब ऑफ टेलीस्कोप होगी, लेंथ ऑफ ट्यूब ऑफ टेलीस्कोप बेसिकली वो क्या है, ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच की डिस्टेंस, तो उसको लिखेंगे एफ ओ प्लस मॉड यू। स्क्रीन शेयर किया हुआ है मैंने बेटे, स्क्रीन दिख रहा है ना सब लोगों को। एक बच्चे का मैसेज आया स्क्रीन विजिबल नहीं। ओके ओके। क्योंकि इन्वर्टेड इमेज बन रही है इसलिए यहाँ भी हम एक नेगेटिव साइन लगाते हैं, माइनस एफ ओ बाई मॉड यूवी। अब ध्यान दो बेटे कि इसमें भी ये वाला पेज नोट कर लिया सबने, अगले पेज पे चलें भाई। ठीक है, नोट कर लो, इसको नोट कर लो। ओके डन, अगले पेज पे चलो। देखिए, एक सेकंड और।
देखिए क्या है, इसमें भी स्पेशल केस हम बना सकते हैं। केस वन, फाइनल इमेज is formed at infinity. If final image is formed at infinity, since final image is formed by eyepiece, mod ue किसके बराबर होगा, focal length of eyepiece. Mod ue will be equal to the focal length of the eyepiece. That means मैग्नीफाइंग पावर का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, माइनस एफ ओ बाई एफ। और इस केस में जो लेंथ ऑफ ट्यूब हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, एफ ओ प्लस एफ। दूसरा केस होता है फाइनल इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर वे। फाइनल इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर। तो इस केस में क्या होगा, आईपीस विल फॉर्म image at capital D. This implies for eyepiece V को हम माइनस कैपिटल D लिखेंगे, तो 1 बाई V माइनस 1 बाई U इक्वल टू 1 बाई F। तो यानी कि 1 बाई मॉड UE की क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 बाई D प्लस 1 बाई F की। दैट मीन्स मैग्नीफाइंग पावर कितना आ जाएगा बेटे, माइनस एफ ओ बाई मॉड यूई जनरल फॉर्मूला होता है, तो 1 बाई मॉड यूई की वैल्यू लिख दूंगा 1 बाई डी प्लस 1 बाई। ठीक है। और इस केस में जो लेंथ ऑफ ट्यूब आएगी वो कितनी आएगी, एफ ओ प्लस डी एफ ई अपॉन डी प्लस। अब देखो टेलीस्कोप में क्या होता है, मैग्नीफाइंग पावर का एक्सप्रेशन का फॉर्मूला आप देखोगे एक्सप्रेशन, तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव न्यूमरेटर में आता है। तो टेलीस्कोप का हायर मैग्नीफाइंग पावर होने के लिए ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ हाई यूज करनी पड़ती है ना, फॉर टेलीस्कोप्स टू हैव हाई मैग्नीफाइंग पावर, objective lens of high focal length is used. And high aperture diameter. Focal length of high
ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ हाई फोकल लेंथ एंड हाई अपर्चर डायमीटर इज, देखो फोकल लेंथ तो समझ में आ रहा है क्योंकि एक्सप्रेशन हमने देख लिया, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस न्यूमरेटर में आ रहा है, तो वो तो समझ में आ रहा है कि साहब फोकल लेंथ तो ऑब्जेक्टिव का ज्यादा होना चाहिए, लेकिन अपर्चर डायमीटर ज्यादा क्यों होना चाहिए, उसके पीछे क्या लॉजिक है? अपर्चर डायमीटर ज्यादा होने के पीछे लॉजिक ये होता है कि देखो टेलीस्कोप्स जो होते हैं वो बहुत दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखने के काम आते हैं, और बहुत दूर से जो लाइट आ रही होती है उसकी इंटेंसिटी अर्थ तक आते आते वैसे ही बहुत कम हो जाती है, ठीक है? तो वो उस इंटेंसिटी में ज्यादा से ज्यादा एरिया से अपन लाइट कलेक्ट करना चाहते हैं। इस वजह से क्या है, टेलीस्कोप्स के ऑब्जेक्टिव लेंस का जो फोकल लेंथ रखा जाता है वो बहुत हाई रखा जाता है, नॉट जस्ट फोकल लेंथ, उनका अपर्चर डायमीटर भी बहुत हाई रखा जाता है ज्यादा लाइट कैच करने को। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, वैसे एक कारण और होता है, लार्ज अपर्चर डायमीटर of objective lens is used to collect more and more light coming from distant objects. And it is also helpful in increasing resolving power of the telescope. It is also helpful in increasing resolving power of the telescope. हाँ, कुछ टेलीस्कोप्स में मिरर भी होता है, उनको रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स बोलते हैं। देखो ये हाई रिजॉल्विंग पावर बेसिकली क्या होती है, हालांकि इस रिजॉल्विंग पावर के बारे में अपन डिटेल में तो वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, लेकिन तुम ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मान लो ये कोई स्क्रीन है और ये एक लेंस की ऑप्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखी हुई है, इस स्क्रीन पे दो अलग अलग डॉट्स हैं। अब क्या होता है कि वो टेलीस्कोप या वो लेंस ज्यादा अच्छा कहलाएगा जो कि इन डॉट्स के बिल्कुल नजदीक होने पर भी उनकी डिस्टिंक्ट इमेज बना पाए, उस टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग पावर को अपन हाई कहें, है ना? तो अपर्चर डायमीटर ज्यादा होने से ये बहुत पास पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी भी डिस्टिंक्ट इमेज बना पाता है। कैसे बना पाता है? डिस्टिंक्ट इमेज बनाने में क्या तकलीफ आती है, ये इस चैप्टर के थ्रू नहीं समझा जा सकता, ये पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट के थ्रू नहीं समझा जा सकता। इसमें डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस के इफेक्ट भी समझने होंगे, जो कि अपन वेव ऑप्टिक्स नाम का चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे, वो अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी हम तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बारे में। लेकिन हाँ, एक इंफॉर्मेशन के तौर पे मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, एनीवेज इसका एक्सप्लेनेशन आगे अपन पढ़ रहे हैं। बेटे इमेज एट इंफिनिटी भले ही हो गई है ना, लेकिन हमें तो वो जो एंगल आंख पे सबटेंड कर रहा है वो बड़ा हुआ होना चाहिए ना।
और वो बड़ा हुआ अपने आप ही आ जाएगा अगर आप ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ आई पीस से ज्यादा रखोगे। देखो एक बच्चा एक डाउट पूछ रहा है कि सर आपने इसमें इमेज एट इन्फिनिटी का केस डिस्कस ही क्यों किया? ऑब्जेक्ट तो पहले ही इन्फिनिटी पे है, इमेज को भी इन्फिनिटी पे बना दिया। भाई माना कि इमेज भी वहीं पे बन गई जहां पर ऑब्जेक्ट है, लेकिन इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी बना दी। बड़ी बना दी तो क्या होगा? हमें तो इमेज और ऑब्जेक्ट जो आंख पे एंगल सबटेंड कर रहे हैं उनको कंपेयर करना है। अगर वो एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय इमेज इज ग्रेटर देन एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट द आई, तो हमारा काम बन गया, भले ही वो दोनों इंफिनिटी पर। ठीक है। अब इसमें देखो फिर से देखो इन्वर्टेड इमेज ही बनती है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है बच्चों? इन्वर्टेड इमेज ही बनती है। फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। लेकिन उसको सीधा करने का कोई प्रयास एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में तो नहीं किया जाता। और देखो वैसे जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आप मून की सरफेस को देख रहे हो तो इवन इफ इट अपीयर्स इन्वर्टेड वो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है, क्योंकि वैसे भी वो स्फेरिकल बॉडी है ना। हाँ, लेकिन कुछ टेलीस्कोप्स होते हैं जो कि अर्थ पे ही डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स देखने के काम आते हैं। उन टेलीस्कोप्स को नाम देते हैं टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, जिनको आप लोग पॉपुलरली बाइनोक्यूलर्स के नाम से भी। ठीक है। देखो सेकंड पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिखा था, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सेकंड पॉइंट एक्सप्लेन कर दो। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। मैंने लिखा था अपर्चर डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज यूज्ड टू कलेक्ट मोर एंड मोर लाइट कमिंग फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। लार्ज अपर्चर की जरूरत क्यों पड़ती है? ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट कलेक्ट की जा सके। भाई देखो आप इस तरह समझो कि इन्फिनिटी से जो रेज आ रही होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल तो ट्रेवल कर ही रही, लेकिन वो एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया बहुत कम एनर्जी कैरी कर रही। अब देखो इस तरह का लेंस यूज करना अच्छा रहेगा या बड़ा लेंस यूज करना अच्छा रहेगा? बड़ा लेंस यूज करोगे तो ज्यादा ज्यादा रेज कलेक्ट करेगा ना, तो जो इमेज बनेगी वो अच्छी इंटेंसिटी की बनेगी, है ना। और बात क्या है कि ये अच्छी इंटेंसिटी इंश्योर करना टेलीस्कोप में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप इतने दूर का ऑब्जेक्ट देख रहे हो कि उसकी अर्थ तक आते आते इंटेंसिटी वैसे ही बहुत कम हो गई है। तो जितनी इंटेंसिटी बची हुई है उसके सामने ज्यादा से ज्यादा एरिया एक्सपोज कराओ, ताकि जितनी ज्यादा हो सके लाइट कलेक्ट हो पाए। अच्छा, अब टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप्स में क्या है? इरेक्ट इमेज बनवाई जाती है। और इरेक्ट इमेज बनवाने के लिए क्या करते हैं बच्चों? तीन लेंसेस का यूज कर, थ्री lenses are used to make sure that erect images, है ना। ये तीन तो इस टेलीस्कोप के लेंस हैं, और एक ये आई लेंस। देखो ये वाला तो आई पीस ही कहलाता, जो सबसे आगे है वो ऑब्जेक्टिव लेंस ही कहलाता। और ये बीच का लेंस क्या करता है? ये इन्वर्ट करने का काम करता है। एक बार तो इन्वर्टेड इमेज बनती है, एक बार और इन्वर्ट कर देंगे तो इन्वर्टेड की इन्वर्टेड मतलब फाइनली इरेक्ट इमेज। ये ऑब्जेक्टिव पर रेज आई, ऑप्टिकल सेंटर की तरफ जाने वाली रेज सीधी निकल गई। ठीक है। और बाकी रे को इसने इस तरह से रिफ्रैक्ट करवाया कि जो इमेज बनी वो कहाँ पे बनी? इसके
फोकस पे। इसको एच डैश हाइट, ये एफ को। अब ये जो बीच वाला लेंस है इसकी फोकल लेंथ एफ है ना, तो इसको ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं कि ये जो एच डैश है वो इस लेंस से 2f दूरी पे चला जाए। तो 2f दूरी पर ये होगा, तो इमेज क्या होगा इसकी वापस -2f पे होता है, तो इमेज फिर से कहाँ पे बन जाती है, +2f पर ही इमेज बन जाती है। तो ये क्या करेगा बेटे, +2f पर ही इसकी इमेज बना, ऐसी इमेज इसकी। अब देखो क्योंकि ये -2f पे ऑब्जेक्ट है, +2f पर इमेज है, तो बस मैग्निफिकेशन -1 किया है ना, मैग्निफिकेशन -1 किया है, तो ये भी एच डैश की हाइट की होगी। लेकिन ये जो इधर ऑब्जेक्टिव ने इमेज बनाई थी वो इस बीच वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम किया, तो उस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इन्वर्टेड, तो ये वाली जो इमेज है इरेक्ट। अब इसकी इमेज बनाएगा कौन, आई पीस। अब वो कहीं पर बना देगा, ऐसे सामने ही बनाना चाहेंगे ताकि आंख को देख तो पाए नहीं। ये मान लो फाइनल इमेज बन जाती। ये जो एंगल सबटेंड कर रही है ये है बीटा, इस डिस्टेंस को कहेंगे मॉड यूई, और ये एंगल है अल्फा जो कि ऑब्जेक्ट डायरेक्टली अर्थ पे सबटेंड कर रहा है। अब अल्फा की वैल्यू आ जाएगी एच डैश अपॉन एफ ओ, बीटा की वैल्यू आ जाएगी एच डैश अपॉन मॉड यूई, तो मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगा बीटा डिवाइडेड बाई एच डैश डिवाइडेड बाई मॉड यूई डिवाइडेड बाई एच डैश बाई एफ, तो एफ ओ बाई मॉड यूई। यस, देखो फॉर्मूला वही आ गया, अगर इसका मैग्नीट्यूड देखोगे तो वही फॉर्मूला आ गया है जो कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए आया था। बस यहाँ पे क्या हो गया है, नेगेटिव साइन और चला गया, यहाँ पे नेगेटिव साइन चला गया। क्यों, क्योंकि अब इरेक्ट इमेज बन रही है, अब क्यों नेगेटिव। ये बात समझ में आती है बच्चों। ओके, अगले पेज पे चलें। अच्छा, इसमें लेंथ ऑफ ट्यूब ऑफ कोर्स ज्यादा है, लेंथ ऑफ ट्यूब कितना है, एफ ओ +4f प्लस मॉड, एफ ओ +4f प्लस मॉड।
ओके बच्चों, अगले पेज पे चल रहे हैं। और अब हम बात करेंगे, कुछ लोगों को अभी लिखना है। अ, ये मतलब एग्जैक्टली बाइनोक्यूलर्स, जो आजकल जो बाइनोक्यूलर्स हम यूज करते हैं, वो अभी अपन एक और पढ़ने वाले हैं जिसको गैलीलियन टेलीस्कोप भी बोलते हैं। वो यूज करते हैं, ये वाला आजकल यूज नहीं करते हैं, इसलिए उसकी लेंथ कॉम्पैक्ट होती है। वो कैसे पढ़ेंगे, वो कैसे अचीव किया जाता है, वो देखते हैं। अभी जस्ट इसके बाद वही पढ़ने वाला है। तो देखिए बेटे, अब हम बात करेंगे किसकी, गैलीलियन टेलीस्कोप। गैलीलियन टेलीस्कोप में क्या होता है, इरेक्ट इमेज बनवाई जाती है, लेकिन यहाँ पर एक लेंस कन्वर्जिंग यूज करते हैं और एक लेंस डाइवर्जिंग यूज करते हैं। एक लेंस यूज करते हैं कन्वर्जिंग, एक लेंस यूज करते हैं डाइ, और एक लेंस यूज करते हैं। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस रखी जाती है वो क्या है, इस कन्वर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ से भी कम यूज की जाती है। ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है वो कन्वर्जिंग होता है, और आईपीस जो होता है वो डाइवर्जिंग। ठीक है। अब यहाँ पर इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं, और ये जाकर के कहीं आगे इसकी इमेज, यहाँ पे होता है क्या, ऑब्जेक्टिव का फोकस, और ये इमेज बनाता है कौन, ऑब्जेक्टिव लेंस। ये इंटरमीडिएट इमेज है, इसकी हाइट एच डैश बोलते हैं। और ये जो पूरी डिस्टेंस होती है ये क्या होती है, फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है। अब देखो, एक डाइवर्जिंग लेंस जो होता है वो, ये एच डैश डाइवर्जिंग लेंस के लिए, आईपीस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। किसका काम करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। तो ये डाइवर्जिंग लेंस वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बना सकता है। तो क्या होगा, इसकी वर्चुअल इमेज बनेगी, और किधर बनेगी,
कुछ इस तरह से इसकी वर्चुअल इमेज यहाँ कहीं पर जा करके ये यहाँ कहीं पे इसकी इमेज, तो ये जो फाइनल इमेज है वो इरेक्ट, और ये पूरा जो एंगल बन रहा है ना, ये है फाइनल इमेज द्वारा सबटेंडेड एंगल। ये एंगल बीटा है, तो इधर वाला एंगल भी बीटा, और इस डिस्टेंस को क्या लिखेंगे, मॉड यू ई, क्योंकि ये एच डैश आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। इधर एंगल होगा अल्फा, तो ये एंगल भी होगा अल्फा, और अल्फा को इस ट्राइंगल के हिसाब से, कौन से ट्राइंगल के हिसाब से, ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल के हिसाब से अल्फा की वैल्यू को क्या लिखेंगे, एच डैश डिवाइडेड बाई एफ, और बीटा को क्या लिखेंगे, एच डैश डिवाइडेड बाई मॉड यू। तो मैग्नीफाइंग पावर की क्या वैल्यू आएगी, बीटा बाई एच डैश डिवाइडेड बाई मॉड यू ई डिवाइडेड बाई एच डैश बाई एफ ओ। तो इसका भी फॉर्मूला फाइनली एफ ओ बाई मॉड यू ही आ गया। लेकिन यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्यूब क्या आई, यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्यूब आई एफ ओ माइनस मॉड यू। तो देखो ये काफी कॉम्पैक्ट टेलीस्कोप रहेगा, डायरेक्ट इमेज भी बनेगी और टेलीस्कोप की लेंथ भी ज्यादा नहीं रहेगी। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? प्रीवियस पेज देखना चाहते हैं? एक मिनट रुक जाओ, ये वाला पेज नोट कर लेते हैं आपके लिए सब। भाई इमेज तो एफओ पे ही बनेगी ना, क्योंकि इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं, और ऑब्जेक्टिव लेंस उसकी इमेज तो एफओ पे ही बनाए, है ना। ऑब्जेक्टिव लेंस पर रेज कहाँ से गिर रही है, इन्फिनिटी से, तो उसकी इमेज एफओ पर ही तो बनाए। हाँ बेटे, अगले पेज पे चलें। प्रीवियस पेज देख लो, प्रीवियस पेज ये रहा।
ओके बेटा, देखिए अब देखो क्या है कि ये जो अपर्चर डायमीटर ऑब्जेक्टिव की ज्यादा होनी चाहिए टू मेक श्योर दैट इट कलेक्ट्स मोर एंड मोर लाइट। लेकिन ध्यान दो कि जो प्रैक्टिकली बहुत बड़े लेंस को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। एक तो कंस्ट्रक्ट करना ही एक्सपेंसिव है, दूसरा क्या है, लेंस को जो सपोर्ट आप लगाओगे वो खाली उसके एजेस पे ही लगा सकते हो, बीच में तो सपोर्ट लगा नहीं सकते क्योंकि बीच से तो वो लाइट रिफ्रैक्ट करने वाला है, तो वहां पर हम कोई सपोर्ट लेंस को प्रोवाइड कर नहीं सकते। और सिर्फ आपको उसकी सरकमफेरेंस पे या एजेस पे ही सपोर्ट करके उसको फिक्स करना पड़ेगा, विच इज वेरी डिफिकल्ट टू अचीव फॉर अ लार्ज लेंस। वो उसके टूटने के चांसेस होते हैं, हैंडलिंग करना उसका मुश्किल होता है। तो इसकी वजह से क्या है, टू कलेक्ट मोर लाइट और उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए जो आजकल के मॉडर्न टेलीस्कोप्स होते हैं उनको रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स की तरह से यूज किया जाता है। वो किस तरह के होते हैं बेटे, रिफ्लेक्टिंग टाइप के होते हैं, है ना। इन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स light coming from infinity is first incident on a concave mirror। पहले उस लाइट को क्या किया जाता है, एक कॉनकेव मिरर पे इंसिडेंट कर दिया जाता है। इन्फिनिटी से रेज आई और इनको कहाँ पे इंसिडेंट कर दिया बेटे, कॉनकेव मिरर पे इनको इंसिडेंट कर। अब ये मिरर्स क्या करेंगे, पैरेलल रेस को अपने फोकस की तरफ भेजेंगे, है ना, इनको कन्वर्ज कर देते हैं अपने फोकस। मान लो यहाँ कहीं पे इनका तो इस पॉइंट की तरफ कन्वर्ज, ठीक है। और जब ये कन्वर्ज होने लगती हैं तो इनके रास्ते में ही क्या है, एक कॉन्वेक्स मिरर रख दिया जाता है। हम क्या रख देते हैं, एक कॉन्वेक्स मिरर। और फिर ये कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, इन रेस को रिफ्लेक्ट करता है, थोड़ा लेस कन्वर्जिंग बनाता है,
और ये बीच से जो कॉनकेव मिरर को मैंने यहाँ पर ब्रेक कर रखा है, उसके आगे फिर क्या होता है, वो टेलीस्कोप की ट्यूब लगी हुई, जहाँ पे एक लगा हुआ होता है क्या, एक आईपीस वाला। तो इस तरह से क्या करते हैं, इन दिस वे वी इंक्रीज इंटेंसिटी, वी इंक्रीज इंटेंसिटी, है ना। ध्यान दो, हमने बीम का जो अपर्चर है, बाय रिड्यूसिंग, बाय रिड्यूसिंग डायमीटर ऑफ द, ये जो अरेंजमेंट है ना, इसको स्पेसिफिकली हम बोलते हैं कैसेग्रेन टेलीस्कोप। दिस इज वन ऑफ द रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ठीक है बेटे। फिर आगे ये लाइट जो है वो आई पीस पे इंसिडेंट होकर के, फिर जहां भी तुमको इसकी इमेज वगैरह ऑब्जेक्ट की बनवानी है, उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है। देखो बेटे, डिपेंड करता है। एक बच्चा पूछ रहा है सर, अगर इसमें इसमें लेंथ ऑफ ट्यूब तो बेसिकली यही आएगा बेटे, कि ये कन्वर्जिंग मिरर, ये जो कॉन्वेक्स मिरर है और आईपीस के बीच का डिस्टेंस, है ना। कॉन्वेक्स मिरर और आईपीस के बीच का डिस्टेंस। एक वजह से अगर हम लोग को टेलीस्कोप बनाना रहे तो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर लेंसेज ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, उसका वेट या फोकल लेंथ एंड द मटेरियल यूज्ड। देखो, अपना जो कंसर्न होता है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये होती है कि भाई इंटेंसिटी ऑफ इमेज अच्छी हो। टेलीस्कोप्स के केस में सबसे मेजर एरिया ऑफ कंसर्न जो होता है वो होता है इंटेंसिटी, है ना। इंटेंसिटी अगर अच्छी नहीं हुई तो दिक्कत आती है। इंटेंसिटी इज अ मेजर कंसर्न, क्योंकि आप डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देख, वो देखो, वो तो आप उसको किसी स्टैंड वगैरह पे लगा सकते हो ना। जैसे क्या होगा, ये ट्यूब का कुछ पार्ट होगा, है ना, इस तरह से। बेसिकली इसको भी तो मैंने कहीं ना कहीं पे फिक्स कर रखा होगा ऐसे। ठीक है। तो ये जो इसका मेटालिक केसिंग होगी, उस केसिंग के साथ ही इसको भी आप फिक्स कर सकते हैं ना। और इसकी साइज तो कम होती है ना, कॉन्वेक्स मिरर की साइज तो कम होती है, इसका डायमीटर तो छोटा होता है। वो कॉनकेव मिरर का होता है, नॉट कॉन्वेक्स मिरर। जो आप बोल रहे हो कि लार्ज ऑब्जर्वेटरीज में डायमीटर बहुत बड़ा होता है, वो किसका बड़ा होता है बेटे, कॉनकेव मिरर का बड़ा होता है, इस वाले मिरर का ज्यादा होता है। इसका नहीं होता ज्यादा, इसका ज्यादा होता है, इसका।
कॉनकेव मिरर का ज्यादा होता है, 10 मीटर तक का होता है, 10 मीटर तक डायमीटर का कॉनकेव मिरर होता है। हालांकि इससे भी बड़े हो सकते हैं, मतलब, लेकिन जो एज पर योर बुक, देयर इज एन ऑब्जर्वेटरी इन हवाई इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसमें टेलीस्कोप में कौन रिफ्लेक्टर की डायमीटर क्या है, 10 मीटर। बिल्कुल, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स तो आएगा ही। अच्छा, तो ठीक है बच्चों, अब ये हमारा टेलीस्कोप वाला पार्ट खत्म होता है। अब हम जो है बात करते हैं किस पे, डिफेक्ट्स ऑफ विजन पे बात करते हैं। डिफेक्ट्स ऑफ विजन में जो पहला डिफेक्ट होता है उसको बोलते हैं मायो। अपना टाइम खत्म हो गया क्या आज का? यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चों। देखो, ये तीन चीजें अपने को और पढ़नी रह गई बस, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड एस्टिग्मेटिज्म। अच्छा, नेक्स्ट वीक जो है वो उसमें एडवांस का टेस्ट है, तो एडवांस में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं आएगा बेटा, है ना, एडवांस में, क्योंकि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स एडवांस के सिलेबस में है ही नहीं, तो टेस्ट भी अगर एडवांस का है तो फिर उसमें नहीं आएगा। डिफेक्ट्स ऑफ विजन अपने आप पढ़ लोगे, ठीक है, अपने आप पढ़ लेना, नहीं आए तो मैं कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा, ठीक है। डिफेक्ट्स ऑफ विजन आप लोग शीट से एक बार देख लेना, बुक से देख लेना, नहीं अब मैं उसके क्वेश्चंस अगली क्लास में सीधे थोड़े बहुत करा दूंगा, 5 मिनट लगेगा। नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करें क्या बच्चों? इज एवरीवन रेडी फॉर डिस्कशन इन द नेक्स्ट क्लास? ओके, तो हाँ, प्रेस बायोपिया भी होता है। देखो, प्रेस बायोपिया इन दोनों को मिला के ही बोलते हैं। डिस्कशन नेक्स्ट वीक करने को बोल रहा है। अच्छा, ऐसा करते हैं, एक्सरसाइज 1 तो डिस्कस कर दो यार। शीट का डिस्कशन हो, ठीक है। आज क्या है, फ्राइडे है ना, तो संडे को, संडे वाले लेक्चर में कर देते हैं अपन, ठीक है, एक्सरसाइज 1 का डिस्कशन। ओके, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। अगला लेसन विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगला लेसन जो होगा बच्चों वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बिल्कुल बिल्कुल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अच्छा, 7 बजे का है क्या? ओके, ठीक है, तो अच्छी बात है, 7 बजे उठ जाएंगे। स्मॉलर चैप्टर साइड बाय साइड का मतलब क्या है, कौन से स्मॉलर चैप्टर्स? यस, लाइक फ्लूइड एंड सरफेस टेंशन। ओके, देखो अभी एक बार लेट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स गेट ओवर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी एक भारी भरकम चैप्टर है फिजिक्स का, है ना, तो लेट दैट चैप्टर गेट ओवर एंड देन वी विल डू फ्लूइड एंड सरफेस। ये इस तरह के चैप्टर करते हैं अपन, ठीक है।
पहले एक बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पूरा। पहले हमारा फोकस 12th पे रहेगा। हाँ, नोट्स में भेज रहा हूँ, नोट्स भेज रहा हूँ। अभी मेरे को कोई मैसेज मत भेजना, ठीक है? वेट फॉर नोट्स टू गेट डिलीवर्ड, वरना क्या है, वो फिर पर्सनल मैसेज चला जाता है। नोट्स आ गए होंगे आप लोगों के पास, देख लो भाई। ठीक है बच्चों, फिर अपन अगली क्लास में मिलते हैं।